नमस्ते दोस्तों, हिंदी टेक टिप्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ऐसे और दिलचस्प वीडियो के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अच्छा, कभी Amazon पर सबसे ज्यादा बिकने वाले लैपटॉप्स की लिस्ट देखी है? एक मजेदार चीज ये है कि उनमें से ज्यादातर लैपटॉप्स अपनी कीमत को सही साबित नहीं करते। तो सवाल ये है कि एक महंगा और कम पावरफुल लैपटॉप ज्यादा बिक कैसे रहा है? क्योंकि सच तो ये है कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि एक परफेक्ट लैपटॉप चुनते कैसे हैं। और अब तो एआई का भी चक्कर आ गया है, जिसने इस कंफ्यूजन को और बढ़ा दिया है। इस पूरी उलझन के बीच अपने लिए सही मशीन चुनना लगभग नामुमकिन सा लगता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। चाहे कोई स्टूडेंट हो, कोडर हो, गेमर हो या फिर वीडियो एडिटर, ये विश्लेषण स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा कि अपने लिए एक परफेक्ट लैपटॉप कैसे चुने। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा तरीका ब्रांड के बारे में सोचने से पहले जरूरतों पर फोकस करता है, और यकीन मानिए बस यही एक सोच का फर्क सब कुछ बदल देता है। अच्छा, तो कोई भी लैपटॉप या उसका हार्डवेयर देखने से पहले ना दो चीजें दिमाग में बिल्कुल साफ करनी है। ये दो फैसले ही आगे का पूरा रास्ता तय करेंगे। देखिए, लैपटॉप खरीदना फोन खरीदने जैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। फोन में हम सोचते हैं चलो सबसे सस्ता वाला ले लेते हैं जो काम चला दे, है ना? लेकिन लैपटॉप में ये सोच काम नहीं करती। यहां अगर थोड़ा सा बजट बढ़ाकर बेहतर हार्डवेयर मिल रहा है ना, तो वो एक इन्वेस्टमेंट है, खर्चा नहीं। हार्डवेयर पर कॉम्प्रोमाइज मतलब सीधा सीधा परफॉर्मेंस पर कॉम्प्रोमाइज। अब दूसरा और शायद सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में एक लैपटॉप की जरूरत है? एक मिनट रुककर यह जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि एक सीधी सी बात है, सेम प्राइस में एक डेस्कटॉप हमेशा लैपटॉप से ज्यादा पावरफुल होगा। तो लैपटॉप सिर्फ और सिर्फ तभी लेना है जब पोर्टेबिलिटी मतलब उसे लेकर घूमना एकदम जरूरी हो। ठीक है, तो मान लेते हैं कि लैपटॉप ही लेना है। अब पहला काम क्या है? जो बेकार के ऑप्शंस है ना, उनको लिस्ट से ही बाहर कर देना है। इससे क्या होगा, भीड़ कम हो जाएगी और चुनना बहुत आसान हो जाएगा। तो सुनिए, प्रोसेसर कोई भी कंपनी का हो, इंटेल हो या AMD, अगर उसके नाम में सेलेरॉन, पेंटियम या एथलॉन दिख जाए तो उसे देखना भी नहीं है, लिस्ट से सीधा बाहर। और एक और चीज, प्रोसेसर के नाम के आखिर में U, P, H, HS या HX जैसा कुछ लिखा होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो भी हमारे काम का नहीं है। अब बारी आती है क्रोमबुक्स की। देखिए, इनसे भी दूर ही रहना है जब तक कि आपका काम सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट चलाना और वीडियो देखना ना हो। मतलब इन दो चीजों के अलावा अगर तीसरा कोई भी काम करना है तो बिना सोचे समझे सिर्फ विंडोज लैपटॉप ही लेना है, बात खत्म। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी स्टेप पर। इससे पहले कि हम रैम, CPU इन सब की बात करें, पहले यह तय करना होगा कि हम हैं कौन, मतलब हमारा यूजर प्रोफाइल क्या है, क्योंकि यही तय करेगा कि हमें किस चीज पर ज्यादा ध्यान देना है। देखिए, मोटे तौर पर ना 3 तरह के यूजर्स होते हैं। पहले हैं प्रोडक्टिविटी वाले, मतलब स्टूडेंट्स, ऑफिस का काम करने वाले, ट्रेडर्स। दूसरे हैं क्रिएटिव लोग, जैसे ग्राफिक डिजाइनर, म्यूजिक प्रोड्यूसर या कोडर। और तीसरे हैं हाई परफॉर्मेंस यूजर्स, मतलब गेमर्स, वीडियो एडिटर्स और AI ML डेवलपर्स। अपनी सही कैटेगरी पहचानना, बस आधा काम यही हो जाता है। तो जैसे ही प्रोफाइल तय हो जाए, हम अपनी चेकलिस्ट निकालेंगे। और ये कोई ऐसी वैसी चेकलिस्ट नहीं है, ये एक ऐसा क्रम है जिसे अगर फॉलो कर लिया तो गलत लैपटॉप खरीदने का सवाल ही पैदा नहीं होता। याद है मैंने शुरू में क्या कहा था? लोग ब्रांड से शुरू करते हैं और वही सबसे बड़ी गलती है। तो हमारा सही क्रम ये है, नंबर 1 पर रैम, फिर CPU, उसके बाद GPU, फिर स्टोरेज, फिर डिस्प्ले और सबसे आखिर में ब्रांड। चलिए अब एक एक करके इन सबको समझते हैं। जब प्रोसेसर चुनने की बारी आएगी तो उसके नाम के आखिर में ये अक्षर दिखेंगे, U, P, H और HX। इसका मतलब बहुत सिंपल है। U मतलब परफॉर्मेंस कम पर बैटरी सबसे ज्यादा चलेगी, और जैसे जैसे आप P, H और HX की तरफ बढ़ेंगे, परफॉर्मेंस रॉकेट की तरह बढ़ेगी, लेकिन बैटरी लाइफ उतनी ही तेजी से कम होगी। तो बस अपनी जरूरत के हिसाब से सही बैलेंस चुनना है। ये आखिरी लेटर H, जिसे सफिक्स कहते हैं, असली कहानी तो यही छोटा सा सफिक्स बताता है। U और P सीरीज का मतलब है जबरदस्त बैटरी लाइफ, जो प्रोडक्टिव यूजर्स के लिए एकदम परफेक्ट है। H और HS सीरीज में पावर और बैटरी का एक अच्छा बैलेंस मिलता है, जो क्रिएटिव काम के लिए सही है। और अगर आपको HX दिख जाए तो समझ जाइए कि इसका मतलब है बेहिसाब पावर, जो सिर्फ परफॉर्मेंस यूजर्स के लिए बनी है। अच्छा, इसे ऐसे समझिए, CPU में 2 तरह के कोर होते हैं। एक होते हैं परफॉर्मेंस कोर या P कोर्स, जो सारे भारी भरकम काम करते हैं, और दूसरे होते हैं एफिशिएंसी कोर या E कोर्स, जो बैकग्राउंड के छोटे मोटे काम संभालकर बैटरी बचाते हैं। तो अब समझ आया, एक HX सीरीज के CPU में पावर के लिए ज्यादा P कोर्स होंगे, जबकि एक U सीरीज के CPU में बेहतर बैटरी के लिए ज्यादा E कोर्स होंगे। चलिए, CPU का मामला तो सुलझ गया। अब बात करते हैं GPU यानी ग्राफिक कार्ड की। और प्लीज ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ गेमर्स के लिए होता है। नहीं, क्रिएटिव काम से लेकर AI तक हर जगह इसकी पावर बहुत जरूरी है।
ग्राफिक्स मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। एक होता है इंटीग्रेटेड जीपीयू, जो सीपीयू के अंदर ही होता है। ये रोजमर्रा के कामों के लिए काफी है और बैटरी भी बचाता है। लेकिन अगर आपको गेमिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है या कोई 3D वाला काम करना है तो फिर आपको एक डेडिकेटेड जीपीयू चाहिए ही चाहिए। ये एक अलग बहुत ज्यादा पावरफुल चिप होती है। एनवीडिया के जीपीयू को समझना बहुत आसान है। देखिए, RTX 3050 अब थोड़ा पुराना हो रहा है, उसे एंट्री लेवल समझिए। इस समय जो सबसे सही ऑप्शन है कीमत और परफॉर्मेंस के हिसाब से वो है RTX 4050। और अगर आपको हाई एंड गेमिंग या प्रोफेशनल काम करना है तो फिर 4060 या उससे ऊपर के मॉडल्स की तरफ देखना होगा। लेकिन रुकिए, सिर्फ मॉडल नंबर देख लेना ही काफी नहीं है। असली पावर का पता चलता है TGP से, यानी टोटल ग्राफिक पावर से। ये वॉट्स में मापी जाती है और सीधा सा हिसाब है, जितना ज्यादा TGP उतनी बेहतर परफॉर्मेंस। हाँ, ये भी याद रखना होगा कि ज्यादा TGP का मतलब है ज्यादा गर्मी और बैटरी भी जल्दी खत्म होगी। आसान भाषा में ये वो बिजली है जो जीपीयू को दी जा रही है, और यकीन मानिए ये कई बार जीपीयू के मॉडल नंबर से भी ज्यादा जरूरी होती है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक लैपटॉप में नया नवेला RTX 4070 है, लेकिन सिर्फ 60 वॉट की पावर के साथ, और दूसरे में पुराना RTX 3070 है पर 90 वॉट की पावर के साथ। जानते हैं कौन जीतेगा? पुराना 3070। क्यों? क्योंकि उसे पावर ज्यादा मिल रही है। तो अगली बार जीपीयू के नाम के साथ उसका TGP देखना कभी मत भूलना। आजकल एक नया शब्द सुनने में आ रहा है, AI चिप। हर कंपनी कह रही है हमारे लैपटॉप में AI चिप है, लेकिन क्या इसका सच में कोई फायदा है या ये सिर्फ मार्केटिंग का एक नया तरीका है? चलिए इस प्रचार की हवा निकालते हैं। तो सीधी और साफ बात यह है, आज की तारीख में ये डेडिकेटेड AI चिप सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है बस। हो सकता है भविष्य में ये बहुत काम की चीज बन जाए, लेकिन अभी इसका कोई खास फायदा नहीं है। और ऐसा क्यों? वजह बहुत सिंपल है। ज्यादातर AI सॉफ्टवेयर जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं वो क्लाउड बेस्ड हैं। मतलब सारी मेहनत कंपनी के बड़े बड़े सर्वर्स पर होती है, आपके लैपटॉप पर नहीं। तो आपके लैपटॉप में AI चिप हो या ना हो, उन कामों की परफॉर्मेंस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जिसे आप दिन भर देखने वाले हैं, यानी डिस्प्ले की। और ये हर यूजर के लिए बहुत जरूरी है, चाहे आप कंटेंट देख रहे हो या बना रहे हो। सच कहूं तो एक अच्छी स्क्रीन का मजा ही कुछ और होता है। डिस्प्ले में आपको 3 मुख्य टेक्नोलॉजी मिलेंगी। TN पैनल्स सस्ते होते हैं, कॉम्पिटिटिव गेमिंग के लिए ठीक ठाक हैं, पर कलर्स उतने अच्छे नहीं होते। IPS पैनल्स सबसे कॉमन है और क्रिएटिव काम के लिए बेस्ट हैं। बस ये जरूर देख लेना कि उसमें 100% sRGB कवरेज हो, ताकि कलर्स एकदम सही दिखें। और फिर आते हैं OLED पैनल्स, जो अपने गहरे काले रंग और वाइब्रेंट कलर्स के लिए जाने जाते हैं। मतलब मीडिया देखने का मजा ही दुगना हो जाता है। पैनल टाइप के अलावा कुछ और चीजों पर भी नजर डालिए। रेजोल्यूशन कम से कम फुल HD तो होना ही चाहिए। अगर घर या ऑफिस में काम करना है तो 300 निट्स की ब्राइटनेस काफी है, लेकिन बाहर भी काम करते हैं तो 450 निट्स या उससे ज्यादा देखें। और हाँ, परफॉर्मेंस यूजर्स के लिए 120 हर्ट्ज या उससे ज्यादा का रिफ्रेश रेट तो बहुत जरूरी है। ठीक है, हम लगभग सब कुछ कवर कर चुके हैं। अब बात करते हैं लैपटॉप की मेमोरी की, यानी उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी जिसे रैम कहते हैं, और लॉन्ग टर्म मेमोरी जिसे स्टोरेज कहते हैं। और परफॉर्मेंस के लिए ये दोनों ही बहुत जरूरी है। रैम में आपको 2 मेन टाइप मिलेंगे। DDR रैम को अक्सर अपग्रेड किया जा सकता है, लेकिन ये पावर ज्यादा लेती है। दूसरी तरफ है LPDDR, जिसमें LP का मतलब है लो पावर। ये बैटरी के लिए तो शानदार है, पर ये मदरबोर्ड पर फिक्स होती है, मतलब आप इसे बाद में अपग्रेड नहीं कर सकते। तो यहाँ एक चुनाव करना पड़ता है। और जब बात आती है स्टोरेज की, तो एक बात साफ है, हार्ड ड्राइव का जमाना अब चला गया। हमेशा एक SSD ही चुने, और सिर्फ SSD नहीं, NVMe SSD चुने। स्पीड में जमीन आसमान का फर्क होता है। आज के समय में Gen 4 NVMe SSDs कीमत और परफॉर्मेंस का सबसे अच्छा बैलेंस देते हैं। तो चलिए, अब तक हमने जितनी भी अलग अलग चीजों की बात की है, उन सबको एक साथ जोड़ते हैं। यहाँ एक बहुत ही आसान चेकलिस्ट है जो आपको सही फैसला लेने में मदद करेगी। देखिए, पूरी प्रक्रिया सिर्फ 4 आसान स्टेप्स की है। पहला, अपना यूजर टाइप पहचानिए। दूसरा, उस टाइप के हिसाब से सही CPU और GPU चुनिए। तीसरा, अपने काम के लिए सही डिस्प्ले चुनिए। और चौथा और आखिरी स्टेप, ये पक्का कर लीजिए कि आपके लैपटॉप में काफी रैम और एक तेज SSD हो। बस इतना ही करना है। पोर्ट्स में सबसे जरूरी USB-C विद PD चार्जिंग, HDMI, फास्ट USB 3.2, SD कार्ड स्लॉट। सेल में हमेशा खरीदारी न करें। लैपटॉप में फर्जी डिस्काउंट होते हैं, पहले प्राइस हिस्ट्री चेक करें, या आपको वे TTT लूट्स टेलीग्राम चैनल पर कम कीमत में मिलेंगे। तो ठीक है, हमने अपनी जरूरत के हिसाब से रैम चुन ली, CPU और GPU भी फाइनल कर लिया, बाकी सब कुछ तय हो गया। अब जाकर हम अपने आखिरी स्टेप पर आते हैं, ब्रांड चुनना। याद रखिए, ये हमेशा आखिर में ही आता है। ये टेबल एक जनरल आइडिया देती है कि कौन सा ब्रांड किस चीज के लिए जाना जाता है, जैसे बिल्ड क्वालिटी, सर्विस और पैसे की कीमत। इसको एक गाइड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर बजट टाइट है और वैल्यू फॉर मनी चाहिए तो एसर या लेनोवो की तरफ देख सकते हैं। अगर सर्विस बहुत जरूरी है तो डेल और HP के बारे में सोचा जा सकता है। और हाँ, जब कोई एक मॉडल फाइनल कर लें तो ऐड टू कार्ट पर क्लिक करने से पहले एक आखिरी काम जरूर करना है। उस स्पेसिफिक मॉडल के ऑनलाइन रिव्यूज पढ़ने हैं, यूट्यूब पर वीडियो देखने हैं,
इससे पता चल जाता है कि कहीं उसमें कोई हीटिंग की दिक्कत तो नहीं है या कोई और कॉमन प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो अब हमारे पास एक पूरा सिस्टम है, एक तरीका है जिससे बाजार की भीड़ में खोए बिना अपने लिए एक परफेक्ट लैपटॉप चुना जा सकता है। अब सवाल ये नहीं है कि कौन सा लैपटॉप खरीदें, असली सवाल तो ये है कि जब हाथ में सही मशीन होगी तो उससे क्या कमाल की चीज बनाई जाएगी।